हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपको पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा। जो आपके लाइक शेयर और कमेंट हैं वो काफ़ी दिल खुश कर देते हैं हमारा, कि भाई कह लीजिए एनर्जी तो नहीं रहती है कि आदमी मोटिवेट जिसको कहा जाए, तो वो मोटिवेशन आपका व्यूज़ है, आपके लाइक शेयर हैं। खुद से मैं कितना हूँ बेहतर बना दूँ या बहुत बेकार है, तो भी दोनों केसेस में अगर आपका प्यार मिलेगा तो मुझे एक हौसला मिलेगा। तो ये हौसला बरकरार रखिएगा दोस्तों। साथ जो हमने अब एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तो ये साथ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए, और उसके बाद भी जो है साथ तो रहेगा ही। ठीक है, तो दोस्तों जो हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, वो हमने पढ़ा सूर्य के बारे में, बुध के बारे में, और उसके बाद से हमने पढ़ा था शुक्र के बारे में कि शुक्र क्या सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चमकीला भी वो दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे अपनी ग्रह की बात करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी से रिलेटेड जो कॉमन फैक्ट है पहले तो उसको जान लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ से सबसे पहले या कह लीजिए इम्पोर्टेंट इसको है कि इसको कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, ब्लू प्लैनेट इसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट? क्योंकि पृथ्वी पर जो जल है या जलमंडल कह लीजिए, जलमंडल जो वाटर है, ठीक है, जो पृथ्वी पर वाटर है वो है 71%, और जो स्थल है यानी कि जो लैंड है ये है 29%। तो जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो जल की अधिकता के कारण ये जो है नीला दिखाई देता है हमारी पृथ्वी। तो सवाल मेरा एक ये है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है और रात में काला क्यों दिखाई देता है? और कह दे तो चंद्रमा से दिन हो या रात हो, आसमान किस कलर का दिखाई देगा? ठीक है, तो दोस्तों किसी कलर का दिखना किसका गुण होता है? तो ये प्रकाश का गुण होता है। यानी प्रकाश आप जानते होंगे 7 रंग के प्रकाश, जो बेसिक उनका जो कलर है वो 7 रंग में, बैनी, आपी, नाला, विबग्योर के नाम से आप जानते होंगे। तो जब ये किसी चीज़ पे प्रकाश पड़ती है तो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वो कलर आपको दे। जैसे ये शर्ट नीला इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो वाइट लाइट इस पे आ रही है सब एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, नीले कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ये, इसलिए वो कलर आपको नीला दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हमारे वायुमंडल में जो कण हैं, जो धूल आदि के कण हैं, ये अधिकतर नीले हैं। ठीक है, नीला कलर है उसका। जब सूर्य की प्रकाश आती है तो इनका प्रकीर्णन होता है, यानी कि ये चारों तरफ स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा उसी कलर का वो चीज दिखाई देगा। तो आसमान में नीले कलर के कणों की अधिकता है, इसलिए जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो आसमान नहीं दिखाई देता है, एक्चुअली यही कण का एक लेयर होता है जो हमें नीला दिखाई देता है। रात में प्रकाश नहीं तो वो फिर प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा पे आप जानते होंगे कि वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पे या दिन हो या रात हो वहाँ हमेशा काला ही काला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो वही हाल है कि भाई जब आसमान से देखेंगे तो पानी का तो रंग होता नहीं है, तो यही नीले रंग जो है उसको क्या करेंगे, नीला दिखाई देने लगेंगे। और स्थल जो 29% है ये भूरे कलर में दिखाई देगा। अधिकता इसकी नीले रंग की, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। यूपीपी में एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन तो इजी कर दिया था। मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए कि पृथ्वी के बाद यानी पृथ्वी के अलावा किस दूसरे ग्रह को भी नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसमें जरूर कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा उस ग्रह को जब पढ़ाऊंगा तो क्यों कहा जाता है। तो यहाँ तो पानी की अधिकता की वजह से इसको हमने कहा नीला है। ठीक है, दूसरी चीज आते हैं, आप जानते होंगे जो पृथ्वी के बारे में जो कॉमन फैक्ट है वो ये है। अगला जो पॉइंट पूछता है, अच्छा देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा सूर्य है। पृथ्वी से सबसे नजदीक फिर ग्रह कौन है? तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी है, अगर ये मान लीजिए अर्थ है, इधर सैटर्न है, इधर मार्स है, यानी कि इधर शुक्र है, सॉरी वीनस है, सैटर्न नहीं, इधर शुक्र है, वीनस है, यहाँ पृथ्वी अर्थ है, यहाँ मार्स यानी कि मंगल है।
तो इन दोनों के बीच की दूरियां और इन दोनों के बीच की दूरियां, दोनों में कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है? ठीक है, तो नज़दीक है आपका शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह याद रखिएगा शुक्र है। अब सवाल ये आता है, कुछ पृथ्वी के बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पर एक वर्ष कितना होता है, पृथ्वी का एक वर्ष से पहले हम जान लेते हैं पृथ्वी का एक दिन कितने का होता है। तो पृथ्वी का एक दिन होता है, कहेंगे आप 24 घंटे, लेकिन ये 24 घंटा एग्जैक्ट नहीं होता है। और यही एसएससी क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी पर जो एक दिन होता है कितने टाइम का होता है। तो ये जो होता है एक दिन पृथ्वी पर, वो होता है 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड। ये टाइम होता है पृथ्वी का एक दिन का, और इसी को हम लगभग मान लेते हैं 24 आवर। ठीक है, तो ये पृथ्वी का एक दिन होता है, ये आपको जरूर से याद रखना। 23 घंटे पृथ्वी का, बाकी किसी का नहीं आएगा, पृथ्वी का जरूर आएगा। 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकेंड का एक दिन होता है। अब पूछा जाए कि पृथ्वी का एक वर्ष कितना है, पृथ्वी का एक वर्ष कितने में होता है, तो आप कहेंगे 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तो 365 दिन और 6 घंटे ये जो होता है एक वर्ष होता है। अब देखिए ये 6 घंटा एक साल में हुआ, अगले साल फिर 6 घंटा, फिर अगले साल 6, जब इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो 6 के साथ ये सब जुड़ जाएंगे और टोटल हो जाएगा 24। यानी कि जो चौथा साल होगा, फोर्थ ईयर होगा, वो होगा आपका जो 6 ये बना, ये हो जाएगा जोड़कर 365 में एक जोड़ देते हैं और वो होता है 366 दिन का। और यही 366 दिन वाले को हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष में जो एक दिन अधिक हुआ, एक दिन का जो अधिक हुआ, इसी को हम फरवरी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और फरवरी 28 की जगह कितने दिन की हो जाती है, तो आंसर है 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। तो ये तो आप कॉमन फैक्ट है, जानते होंगे कि पृथ्वी का एक दिन का जो होता है वो 24 घंटा लगभग, और एक साल 365 दिन का होता है। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानते हैं। इसके शेप से एक बार क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का शेप है क्या। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है, जो फैक्ट है, इससे पूछता है कि भैया ये बताइए जो पृथ्वी का आकार है वो किस शेप का है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार आप ऐसे समझिए, इसको आकार को हम कहते हैं जियोइड। जियोइड क्या है, पृथ्वी का आकार एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, गोलाकार नहीं है। जस्ट लाइक मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए गोला है, मैथ वाले हैं तो थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा कि मानना तो हमारा बचपन से एक जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसको माना हमने ये गोलाकार है, जब इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर से दबेगा तो इसका जो ये डाया है ये बीच से क्या होगा, फैलेगा। तो ये जो फैल रहा है जिस जगह से इधर, इसको हम कहते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। और जो ऊपर है, यानी कि मान लीजिए पृथ्वी है अगर ये, तो इसका एग्जैक्ट शेप गोलाकार ना होकर कुछ इस शेप में है। तो ये इसका पृथ्वी का सेंटर है। तो सेंटर से ये जो दूरी है इसको हम कहेंगे कि भाई ये पोल है। ठीक है, ये दोनों पोल हैं। और ये जो है ये आपको कहते हैं हम लोग इसको इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं ध्रुव। तो जो पोल टू पोल डिस्टेंस है, पोल टू पोल जो डिस्टेंस है, ठीक है, पोल टू पोल जो डाया है वो है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, यानी इसका है 12,714 किलोमीटर। और जो इक्वेटर पे जो, ठीक है, इक्वेटर पे इसका डाया है वो है 12,756 किलोमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है ये है 12,756 किलोमीटर और ये है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पूछा था यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर का। ठीक है, लोअर में उन्होंने पूछा पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। हम जानते हैं पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी यानी सतह से यानी समुद्र से ऊपर देखा जाए तो आप कहेंगे कि भाई सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, 8,848 है। बिल्कुल सही है, लेकिन किस जगह से हमने उसको नापा है, तो आंसर है समुद्र तल से। लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया आपसे, पूछा कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरी डिस्टेंस। इसका मतलब ये, अगर पृथ्वी से मैं इस साइड चलूँगा तो मुझे
कितना मिलेगा 12,700, डिफरेंस ले लेते हैं सपोज करिए इन दोनों का। चलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 12,756 माइनस कर दीजिए 12,714, तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, 0 0 0 हटा दीजिए, यानी कि 42 किलोमीटर। डाया में 42 किलोमीटर, यानी कि अगर ये डायामीटर है जिसको हम क्या कहते हैं कि डाया का जो डिफरेंस है त्रिज्या का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि रेडियस जो इसका होगा इसका डिफरेंस क्या होगा, ये तो डाया का डिफरेंस है, डायमीटर का मैं कहूँ नहीं रेडियस का डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे 42/2 यानी 21 किलोमीटर। इसका मतलब होता है पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव तथा इक्वेटर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, कहाँ से कहाँ, तो जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है उससे इक्वेटर टू पोल डिफरेंस कितना है, मैं पूछूं डिफरेंस कितना है सेंटर ऑफ अर्थ से, तो आप कहेंगे कि 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल समझिए। आप यहाँ से यहाँ चलिए, मान लीजिए आप चले हैं समझ लीजिए कि यहाँ से इस जगह को चले हैं, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर चले सपोज करिए, तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप 10 नहीं चलेंगे, 10 प्लस जो डिफरेंस है 21 किलोमीटर, इसका मतलब 31 किलोमीटर आप चलेंगे। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा होगी। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि इक्वेटर से पोल का जो डिफरेंस है वो आपको मिला 21 किलोमीटर। तो जो पृथ्वी पर इस जगह से हम इधर चलेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 21 किलोमीटर कम चलेंगे। मान लीजिए माउंट एवरेस्ट कहीं यहाँ पे है अगर, तो माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए कि यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से हम इधर चलेंगे तो ये दूरी चलेंगे प्लस 9 किलोमीटर चलेंगे, तो मान लीजिए कि ये दूरी आपने चलेंगे तो 21 किलोमीटर हमेशा ज़्यादा चलेंगे, ये 10 किलोमीटर चला आपने, क्योंकि इससे कम होगी ये डिस्टेंस। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 21 किलोमीटर, तो मान लीजिए 10 9 19 किलोमीटर आप यहाँ चले। यहाँ पर एक इक्वेटर के पास एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट, जो चोटी है उसका नाम है चिम्बोराजो या चिम्बारोजा, माउंट चिम्बारोजा। ठीक है, तो ये माउंट चिम्बारोजा कहाँ पर है, तो ये है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में आप जानते होंगे एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है इसी पर साउथ अमेरिका में है चिम्बारोजा। और ये आंसर था कहाँ, तो पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए, दूरस्थ बिंदु कह लीजिए, कुछ भी कहिए, सब एक ही आंसर है, माउंट चिम्बारोजा। ठीक है, तो ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा पर्वत चोटी था। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक, ये तो तय हो गया, अभी बताया मैंने जैसे कि पृथ्वी जो है, या केपलर का नियम मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, कि कहते हैं कि ग्रह क्या करते हैं, चक्कर कैसे लगाते हैं, सूर्य का चक्कर वो दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। ठीक है, जिससे मैंने कहा था इसका जो है एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छे से। तो ये जो मान लीजिए पृथ्वी है और ये ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है। देखिए, एक बार पृथ्वी दूर रहेगी सबसे, एक बार पृथ्वी सबसे नज़दीक रहेगी। तो ये पृथ्वी जो सबसे नज़दीक है और ये सबसे दूर है। अब इसको समझेंगे बात को। मैं कहूँ कि आपको गर्मी हमारे यहाँ मान लीजिए कब होती है, आप कहेंगे जून जुलाई ये सब सीजन में बड़ा गर्मी पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सूरज बहुत नज़दीक होगा इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यही एक विडंबना है, कह लीजिए उल्टा होता है कि जब सूर्य सबसे ज़्यादा हमसे दूर होता है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, और जब सूर्य सबसे नज़दीक होता है तो हम सूर्य से सबसे दूर, सबसे जो है उस टाइम, यानी कि जब सबसे जाड़ा यानी कि जब ठंडी आती है तो हम सूरज के सबसे नज़दीक होते हैं, और जब गर्मी आती है तो हम सूरज से सबसे दूर होते हैं उस टाइम। ठीक है, तो आते हैं, ये जो सूर्य की से हमारी दूरी है ये लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है, और ये दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, अभी बात को समझेंगे। ठीक,
ठीक है दोस्तों, तो आते हैं इसको समझते हैं। तो जब सबसे दूर होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरीहेलियन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको उपसौर की घटना, ठीक है। और जो सबसे दूर सबसे नज़दीक होते हैं इसको कहते हैं एपीहेलियन, यानी इसको हम कहते हैं अपसौर की घटना। तो दोस्तों अपसौर और उपसौर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपसौर आप देख सकते हैं, उपसौर देख सकते हैं। तो उपसौर पेरीहेलियन सबसे नज़दीक होगा, उपसौर जो होगा सबसे दूर होगा। ये दोनों घटनाएं होती हैं। तो ये जो घटना होती है, यानी सूर्य जो सबसे नज़दीक होता है, ये होता है 3 जनवरी को। और ये क्वेश्चन आता है, ये जो पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर है, ये होता है 4 जुलाई को, ठीक है। तो जुलाई में जैसा आप देखते हैं हमारे यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं, तो जुलाई में गर्मी पड़ती है, लेकिन उस वक्त हम सूर्य से अधिकतम दूरी पे होते हैं। और 3 जनवरी जब सूर्य सबसे नज़दीक होता है, तो हम सूर्य के सबसे हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष से क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री। तो जब सूर्य से हम इस साइड होते हैं, यानी कि जब हम नॉर्दर्न रीजन में हैं, इस साइड रहते हैं, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस टाइम साउथ रीजन में गर्मियाँ पड़ता है और नॉर्थ में क्या पड़ता है, तो नॉर्थ में हमारे यहाँ जाड़ा पड़ता है सूर्य से नज़दीक। तो साउदर्न रीजन सबसे ज़्यादा उस टाइम गर्म होता है, लेकिन हम लोग छाया में आ जाने के कारण, यानी सूर्य के उस भाग में आ जाने के कारण, टिल्ट के कारण, जहाँ पे तिरछी सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं, इस वजह से हमारे यहाँ ठंडियाँ पड़ती हैं। इस वजह से हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है, जबकि हम सूर्य के सबसे उस टाइम नज़दीक होते हैं, ठीक। और जब सूर्य से सबसे डिस्टेंस पे होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इस घटना को एपीहेलियन कहते हैं, अपसौर की घटना कहते हैं। लेकिन उस टाइम अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने होता है और साउदर्न क्या होता है, सूर्य से दूरी पे होता है। तो जो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध है हमारा, चूँकि सामने पड़ जाते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हीट रेडिएशन मिलता है और हमें गर्मी होती है। अब देखिए ये जो दूरी है, इसकी औसत दूरी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, ठीक है, कितनी है? जो सूर्य से पृथ्वी की, सूर्य ये बता चुके हैं, सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। हम मान लेते हैं इसको लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, इसको हमने मान लिया। और इसी दूरी को हम कहते हैं खगोलीय दूरी, ठीक दोस्तों। तो एक इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। तो एक AU जो होता है वो होता है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक AU 15 करोड़ किलोमीटर हो गया। AU का यूज कहाँ करते हैं, तो ग्रहों तथा उपग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये ग्रहों और उपग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए हम AU का यूज करते हैं, और एक AU बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर। अब सवाल ये कि अगर इससे बड़ा यानी तारों के बीच का डिस्टेंस मापना हो तो क्या करेंगे, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि तारों की दूरी जो है प्रकाश वर्ष से मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है, आप बताइए कमेंट करके कि कितना किलोमीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो ये तो हमने एक घटना बताई जिसको कहते हैं एपीहेलियन पेरीहेलियन, इसको याद रखिएगा। जो पेरीहेलियन होता है जिसे उपसौर की घटना कहते हैं, तो पेरीहेलियन जब सूर्य से नज़दीक होगा, एपीहेलियन, ठीक है। अपसौर की घटना कहते हैं जब सूर्य जो है सबसे दूर होगा। और ये घटना की तारीख आप याद रखिएगा, जरूर क्वेश्चन आता है कि किस डेट में सूर्य सबसे नज़दीक होता है और किस डेट में सबसे ज़्यादा दूर होता है। कभी कभी डैश भी दे देगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि 4 जुलाई, तो कभी 4-5 जुलाई देगा,
3-4 जनवरी देगा, ऐसे भी देता है। तो बस ये आंसर आपको ये भी इतना क्लोज भी नहीं देगा कि आप उसको कर ना पाए। नेक्स्ट आते हैं कि भाई जो पृथ्वी है, इससे रिलेटेड और सारे फैक्ट हैं, जैसे अक्षांश, देशांतर, ये सब एग्जैक्ट हम पढ़ेंगे अपने उसमें। जब हम पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन करेंगे तब जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह जब पढ़ेंगे तब उसमें हम बहुत आपको डिटेल से बताएंगे। ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, टोटल हम लोग को अर्थी के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा मंगल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा मंगल। नेक्स्ट हेडिंग है मंगल यानी मार्स। अब ये जो इसके आगे हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आते हैं इससे। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये जो है यहाँ पे पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है यहाँ, यानी कि जो हमारे यहाँ कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज होता है, या वेदर हम बोलेंगे, क्लाइमेट तो बड़ा सेंस में आ जाता है, वेदर कहेंगे इसको, ठीक है। वेदर चेंज होता है यहाँ पे, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक। इसके 2 उपग्रह हैं, एक को कहते हैं फोबोस और एक को कहते हैं डीमोस, ठीक है। तो इसके 2 उपग्रह हैं, याद रखिएगा जरूर से, एक को कहते हैं फोबोस, दूसरे को कहते हैं डीमोस। तीसरी चीज ये है कि एक ऐसा ग्रह है जहां बर्फ तथा पानी के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ग्रह है जहाँ पे पानी का साक्ष्य जो है और बर्फ का साक्ष्य पाया गया है। तो दोस्तों सवाल ये कि हम मार्स के बारे में इतना परेशान क्यों हैं, कि मार्स पे हम इतना रिसर्च करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि एशिया का कौन ऐसा देश है एकमात्र जिसने मंगल की कक्षा में अपने उपग्रह को सफलतापूर्वक फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने स्थापित कर दिया हो। तो आप कहेंगे आंसर सिंपल सा है, भारत। आप जानते होंगे 2013 में लॉन्च हुआ था, 2014 में पहुंचा था, इसरो ने इसको प्रक्षेपित किया था, ठीक है। तो उस मिशन का नाम क्या था? तो उस मिशन का दोस्तों नाम था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, MOM। और MOM भेजा किसने था? भारत ने, ठीक है। तो भारत था क्या? एशिया का एकमात्र देश जिसने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक उपग्रह स्थापित किया, ठीक है। तो ये मार्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर पूछ दे, वैसे तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि एक साल इसका कितने दिन का होता है, ठीक है। मंगल का एक साल कितना होता है? तो जो मंगल का एक वर्ष होता है, जो मंगल का एक वर्ष किसका? मंगल का होता है, वो होता है 687 पृथ्वी के दिनों के। तो 687 डेज में ये क्या करता है कि सूर्य का एक पूरा का पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं कहूँ आपसे, एक क्वेश्चन ये वैसे पूछा गया था, काफ़ी कंसेप्चुअल था, एएस में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ। उसने कहा कि भाई कोई ऐसा ग्रह बताइए जहाँ पर आप खड़े हो जब उस ग्रह पे
एक समय में ही आप उस ग्रह पे भी होंगे और अंतरिक्ष में भी होंगे। ठीक है, तो उसका आंसर था मंगल। तो ये सवाल ये है कि जो मंगल ग्रह है तो इस पर बहुत सारे ज्वालामुखी जो है पर्वत हैं। ठीक है, तो उस ज्वालामुखी पर्वत जो है उसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। ठीक है, ओलिम्पस मॉन्स। ओलिम्पस मॉन्स जो है ये क्या है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत या कह सकता है ज्वालामुखी पर्वत, तो दोनों आंसर एक ही है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यह ओलिम्पस मॉन्स लगभग हिमालय से 3 गुना ऊंचा है। 21 किलोमीटर राउंड ऑफ है इसकी ऊंचाई। 21 किलोमीटर इसकी लगभग ऊंचाई है, जो कि वहाँ मार्स पर है, मंगल ग्रह पे है। तो दोस्तों ओलिम्पस मॉन्स जो है याद रखिएगा, मॉन्स नहीं मोन्स है। ठीक है, ओलिम्पस मॉन्स जो है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। क्यों कहा गया था ऐसा, देखिए हम कहेंगे अंतरिक्ष कहाँ शुरू होता है, तो अमूमन आप सिंपली मान सकते हैं कि जो अंतरिक्ष होता है वो जहाँ आपका वायुमंडल समाप्त हो जाए, यहाँ जहाँ पे ग्रेविटी एकदम लो हो जाए, कम हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि वहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो गया। यानी कि अब वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल उतना इफेक्टिव नहीं होगा और आप जो है हवा में आराम से तैर सकते हैं। आप देखे भी होंगे कि अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं वो हवा में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। जैसे ISS हो गया, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, लगभग 450 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर है। तो उसी तरीके से जो मंगल है, इसके जो ग्रह का वायुमंडल है ये बहुत क्षीण है, बहुत सघन वायुमंडल नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वायुमंडल बहुत कम लेवल पे और इसका पहाड़ की जो ऊंचाई है उसके वायुमंडल से ऊपर तक चला जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। तो ओलिम्पस मॉन्स याद रखना है। और यहाँ पे पानी और बर्फ के वो पाए गए हैं जो साक्ष्य। इसमें कहा गया है कि मंगल ग्रह एक समय में बहुत साल, करोड़ों साल पहले इस पे बहुत सारी नदियाँ थी, झील थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नदियों जब सूख जाती है तो उनके रास्ते बन जाते हैं, उस तरीके के रास्ते यहाँ पे पाए गए। और हाल ही में 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक पूरा का पूरा क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार जहाँ से होता है, मान लीजिए ये है, तो इसका जो मुंह है इसी को हम कहते हैं क्रेटर। तो जब ये खत्म हो जाता है ज्वालामुखी, तो इसमें क्या होता है कि पानी धीरे धीरे भर जाता है और धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, एक झील बन जाता है। तो इसको हम क्रेटर लेक भी कहते हैं, क्रेटर झील भी कहते हैं। अब वहाँ पे पाया गया है बर्फ का, ठीक है, एक बहुत बड़ा झील पाया गया जो हाल ही में नासा ने अभी 1-2 दिन पहले पेपर में मैंने देखा था तो दिया था, यानी कि पानी के साक्ष्य। तो सवाल ये है कि क्यों हम मंगल में इतना रिसर्च करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा इशू जो है वो ये होता है मंगल ग्रह के लिए कि मंगल ग्रह पे जाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर पृथ्वी पर वैश्विक तापमान और ऐसे ही स्थितियां रहीं तो आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे कि यहाँ रहने लायक क्लाइमेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ पे, मंगल पे। तो मंगल को इसलिए ज़्यादा रिसर्च किया जाता है कि ताकि वहाँ रहने लायक क्लाइमेट बनाया जा सके, तो इसलिए मंगल पे हम सबसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो हमने 4 ग्रह पढ़ लिया सूर्य के अलावा, तो हमने कौन कौन से पढ़ा एक बार रिवाइज कर बता सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बुध ग्रह था, बुध के बाद हमने पढ़ा शुक्र पढ़ लिया, शुक्र के बाद हमने पृथ्वी पढ़ लिया, पृथ्वी के बाद हम लोगों ने मंगल ग्रह पढ़ लिया। और इन चारों ग्रह को, ये चारों ग्रह किस स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में है, यानी क्या है, ठोस अवस्था में है। और इन्हीं चारों ठोस जो ग्रह हैं इनको कहते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, हिंदी में कहते हैं इसको आंतरिक ग्रह, ठीक है, इनर प्लैनेट भी इसको कहते हैं। तो इनर प्लैनेट जो हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम जो है आउटर प्लैनेट पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा जोवियन ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इनर प्लैनेट का आज ये नेक्स्ट सेशन था। इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे जो हमारे 4 ग्रह हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग सबको पसंद आया हो, तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आपका ये प्यार नहीं छूटना चाहिए, ये जो प्यार और साथ है ये हमारे साथ बना रहेगा, तभी दोस्तों बात बनेगी, नहीं तो फिर वही है कि फिर धीरे धीरे प्यार जो है दूरियों में बदलने लगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये प्यार हमारा और आपका ऐसे ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।